हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर का न्यू टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग ड्यूरिंग 1950 टू 1991। किस तरीके से 1950 से लेकर 1991 के दौरान हमारे देश की इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरीके से हुई, किन किन चीज़ों में हम आगे बढ़े, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 1950 के दौरान 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1950 से हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करनी शुरू की, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। और इसके लिए हमने कई 5 ईयर प्लान भी बनाए। तो चलिए हम बात करते हैं कि 1950 से लेकर के 1991 तक हमने कितना ग्रोथ किया, किस तरीके से ध्यान दिया, इन सब बातों के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने किस किस चीज़ों पर फोकस किया। तो फर्स्ट है हमारा हैवी रिलायंस मीन्स डिपेंडेंट ऑन पब्लिक सेक्टर। देखिए, सबसे पहले हम इस टाइम पीरियड के दौरान 1950 से 1991 के टाइम पीरियड के दौरान हमारी गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर को ही आगे बढ़ाया, यानी गवर्नमेंट सेक्टर को ही ज़्यादा आगे बढ़ाया। प्राइवेट सेक्टर पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि जो 17 इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे कि कपड़े की इंडस्ट्रीज़ हो गई, आयरन की हो गई, और कई सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो थी वो रिजर्व्ड थी ओनली फॉर PSU, मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। PSU मीन्स यानी वो सब गवर्नमेंट के हाथ में रहती थी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कोई प्राइवेट व्यक्ति उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, कोई नई इकोनॉमिक फिल्म नहीं लगा सकता था। तो इस वजह से हमारे देश की थोड़ा सा इकोनॉमी जितने अच्छे से रन कर सकती थी उतने से नहीं कर पाई। तो गवर्नमेंट का पूरा ध्यान पब्लिक सेक्टर पर था, उसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। प्राइवेट सेक्टर को कुछ ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद में बात करते हैं हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर मीन्स प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए केवल कुछ बाउंडेशन लगा करके उनको हल्की सी छूट दी गई और बहुत लिमिटेड उनका डेवलपमेंट किया गया प्राइवेट सेक्टर का। उनमें ज़्यादा उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर को डेवलपमेंट होने के लिए बहुत ही कम चांसेस दिए गए, बहुत ही कम अवसर दिए गए, जिससे प्राइवेट सेक्टर का विकास नहीं हुआ और हमारी इकोनॉमी उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाई जितना होना चाहिए था। इसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देखिए, हमारी सरकार ने जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, उनको रेगुलेशन किया, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए, उनको ज़्यादा डेवलप नहीं होने दिया और केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे छोटे कारखानों को, छोटे छोटे उद्योगों को, उनको ही डेवलप होने का मौका दिया। उनका मानना ये था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप होंगी तो हमारे गांव में भी विकास पहुंचेगा, गांव के लोग भी कुछ जो है तरक्की करेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया, ना कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। जो हैवी इंडस्ट्री थी, हमारे बड़े उद्योग थे, उनको डेवलपमेंट करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक, कुछ रणनीतिक, कुछ नीतियाँ बनाई गई, उनके तहत ही उनका विकास किया गया। यानी उनको विकास करने के लिए जो है कुछ नीतियों के तहत किया गया। उनको खुला अवसर नहीं मिला, उनको ओपन मार्केट नहीं थी, ना ओपन फील्ड था कि वो अपनी मर्जी से विकास कर सके। तो ये कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें रही थी हमारे उसमें। इसके बाद बात करते हैं फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, इस दौरान
हमारा बहुत सारा फोकस रहा सेविंग पर, और सेविंग करने के बाद हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। कुछ नई इंडस्ट्रीज़ लगानी शुरू की, गवर्नमेंट ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट किया, तो सेविंग की हमारी कंडीशन बढ़ गई थी। जैसे कि 1950 की हम बात करें तो 9% से 33% तक की सेविंग हमारी बढ़ गई थी, तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी रही थी। इसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। देखिए, इस दौरान हम विदेशी कंपनियों से डरे रहे, विदेशी कंपनियों से हमने हमेशा डरे रहे कि वो कंपनी आएंगी, उनके प्रोडक्ट से हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो लगातार हमने प्रोटेक्ट किया अपनी कंपनियों को फॉरेन कॉम्पिटिटर से, और उनको अपने इंडिया में आने की परमिशन नहीं दी। बहुत ही गिनी चुनी 1-2 कंपनियां ही आ पाई इस दौरान, जिससे कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट जो है वो कम हुआ। नेक्स्ट है हमारा फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, देखिए, जिन चीज़ों को हम बाहर से मंगाते थे, जिन चीज़ों को हम विदेश से ख़रीदते थे, अब हमारा फोकस हो गया कि उन इम्पोर्ट चीज़ों के लिए हम यहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं ताकि उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम उन्हें इस्तेमाल कर सकें, और फ़ॉरेन से इम्पोर्ट करने से हम चीज़ों को बच सकें। इसके बाद बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। देखिए, फॉरेन कैपिटल जो विदेशी मुद्रा थी, यानी जो विदेशी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने हमारे इंडिया में आकर के कंपनीज़ खोलनी चाहिए, इंडस्ट्री लगानी चाहिए, लेकिन हमने कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे जिनकी वजह से वो हमारे भारत में आकर के कंपनीज नहीं लगा पाए, इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी हमें रहा। हमने ये सब किया तो इसलिए कि हमारी जो लोकल कंपनीज थी वो उनको प्रोटेक्शन बनी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी कम हुई, जिसका हमें कुछ नुकसान भी रहा। इसके बाद बात करते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है जो है सेंट्रलाइज प्लानिंग। सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब है केंद्रीय नियोजन, यानी हमारी जो प्लानिंग थी 1950 से 1991 के दौरान, इस दौरान हमारी जितनी भी प्लानिंग बनती थी इकोनॉमिक, वो सब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी, केंद्र सरकार बनाती थी। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं था, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्लानिंग बनाती थी उसी के ऊपर पूरा इंडिया की ग्रोथ चलती थी, इकोनॉमिक प्लानिंग चलती थी। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग ही, इस प्लानिंग की वजह से भी एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हमें, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी पावर होती या अलग अलग प्लानिंग बनाने की पावर होती थोड़ा बहुत, तो उससे हम थोड़ा तेज़ी से हम अपना डेवलपमेंट कर सकते थे, क्योंकि सेंट्रलाइज प्लान के ऊपर ही पूरी तरीके से देश डिपेंड था। तो जो प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट बना देती थी उसी के आधार पर हमको वर्क करना पड़ता था, और हमारी इकोनॉमी उसी आधार पर रन करती थी। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम जितनी तेज़ी से आगे बढ़ सकते थे उतनी तेज़ी से हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रही हमारी इकोनॉमी की। तो उम्मीद है आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी, जो कि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग की 1950 से 1991 के दौरान। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस इकोनॉमिक प्लानिंग की कौन से हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट रहे, कौन सा हमारा नेगेटिव वो रहे इसके। तो किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात पर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।